कि वो तो इतनी बड़ी बिस्सी उड़ा लिया, तू बेवकूफ़ है, इतनी कम बिस्सी उड़ाया। को हर पार्टी को एक आध पार्टी रह गई होगी, लेकिन हर पार्टी को उम्मीदवार की तरफ से टोकन मिला, किसी को 15 का, किसी को 25 का, किसी को दूसरा टप्पा भी मिल गया, सबको मिल रहा है। लीडरों की मक्कारी जारी है। अभी तक यादी जो पोलिंग एजेंट बन करके काम करने वाले लोग हैं, जो चिट्ठी बांटने वाले जो वर्कर थे, उन तक यादी दी नहीं जा रही है। अब नया तरीका इख्तियार कर लिए, मंडप लगा के बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ के हम यहाँ बैठे, तुम यहाँ के चिट्ठी लेके जाओ। कोई सेंटर खोल दिया कि यहाँ सेंटर है, यहाँ के चिट्ठी लेके जाओ। क्यों? जितने बीएलओ हैं, याद रखना, तुम पगार लेते हो सरकार की, और तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी गुना दाखिल हो सकता है अगर तुमने अपने काम में कोताही की तो। किसी भी वर्कर को, किसी भी एंटरप्रेन्योर को 200-300-500 रुपया दे करके तुम जाके घर बैठ जा रहे हो और यादी और चिट्ठी उनके हवाले कर दे रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। तुमको खुद एक एक घर जाना पड़ेगा और एक एक घर जा करके चिट्ठी बांटना है। 100%, 50% वोटिंग करके बता देना। आज एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और काम नहीं कर रहे, जंगर चुट्टा बना कर रहे हैं, तेरे पर इल्जाम लगा के सब अपना दामन बचाओगे, सब पारसा बनने की कोशिश करोगे, ये चलने वाला नहीं है। मजबूर बेचारा मजदूर भी है, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मजबूर जो है ना, वो मजदूर भी है, और वो मजदूर अपनी ड्यूटी करेगा कि तुम्हारे पीछे घूमते फिरेगा कि अब ये यादी में मेरा नाम है, कि वो मेरी यादी में मेरा नाम है। तो तुम्हारे वर्कर, जैसे तुम्हारे इलेक्शन में तुम करते हो कि वर्करों के जरिए घरों घर चिट्ठी पहुंचाते हो, वैसे चिट्ठी पहुंचना चाहिए। जितना अगर मगर था सब पार्टियों का अब ख़त्म। पहले जो बोल रहे थे कि अभी हम सोचेंगे, फैसला करेंगे, अब सब ने हिमायत कर दिया, तंजीमों ने भी हिमायत कर दिया। इसलिए सब ने अब अपनी अपनी जिम्मेदारी से काम करना चाहिए। और शोभाताई बच्छाव के इलेक्शन की पूरी हिकमत अमली, पूरे कामकाज संभालने में, जैसा कि मैंने पहले भी बोला कि एजाज बेग कांग्रेस पार्टी के सदर और कांग्रेस की उम्मीदवार है, मगर चूँकि शोभाताई बच्छाव का पहले से कुछ ताल्लुकात थे, और ऐसा सुनने में आ रहा है कि वो बोलती है कि ये मेरे भाई है, मैंने इनको राखी बांधी है, इखलाक अहमद बाले मुकादम और यूसुफ सेठ नेशनल वाला। तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि अगर आप लोगों के ऊपर भरोसा किया है शोभाताई बच्छाव ने, तो आप उनके भरोसे को ठेस मत पहुंचने देना। मेरे पास आप लोगों के ताल्लुक़ से भी बातें आ रही है, कुछ बातें बेजा हैं, कुछ बजा हैं, मैं उस बारे में अभी कुछ बोलना नहीं चाहता। इखलाक बाले मुकादम साहब, ख़ास तौर से ध्यान दें, आप सीनियर आदमी हैं, शहर के लोग शायद इखलाक बाले मुकादम को कम जानते होंगे। मैं बता दूं कि निहाल साहब के उस्ताद थे हारून अंसारी साहब, जिनको बाबाए सियासत बोला जाता था। बाबाए सियासत के जो सियासी करीब लोग थे, उनमें ये इखलाक अहमद बाले मुकादम थे, और इनके एक साथ में थे निहाल क़यामुद्दीन, इनकी जोड़ी थी। और शहर के सियासी हलकों में इनकी जोड़ी को अप्पू राजा की जोड़ी के नाम से मशहूर थे ये लोग। तो ये उस ज़माने के सियासी इखलाक बाले मुकादम। तो ये अपनी सियासी बसीरत का इस्तेमाल करें। अगर शोभाताई बच्छाव जीतेगी तो वो आप पर भरोसा करके आई है, जीत का सेहरा आपके सर बंधेगा। लेकिन अगर शोभाताई बच्छाव को कहीं डिफीट होती है तो ये हार का टोकरा भी आप ही लोगों के सर पे आएगा, ये बात ध्यान रखना आप लोग भी। पिछले 2-3 मरतबा से मैंने आप मीडिया, यूट्यूब मीडिया के ज़रिए मैंने आवाम से बातचीत की है। मैं असल में कोई बात करना नहीं चाहता था। मैं बहुत दिनों से मैं बोला कि सियासत मेरा कोई शौक़ नहीं है, सियासत मेरा धंधा नहीं है। हालात के तहत मैं सियासत में आया था, मगर जब ये भी पार्लियामेंट का इलेक्शन चला, पूरे मुल्क में तशवीश है, फ़िक्र का माहौल है, और उसमें हमारा शहर भी फ़िक्रमंद होना ज़रूरी है। और हमारे शहर के लोग जिस किस्म से बात कर रहे थे, हमारे लीडरान, हमारे उलमा, हमारी समाजी मजहबी तंजीमें जो अंदाज़ इख्तियार की हुई थी, उसकी वजह से हर कोई शहर में बेचैन था। और मैंने इसके पहले कहा कि हमारे शहर के लीडरान हम लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं। वो ऐसा समझते हैं कि अब हम जो बोलेंगे लोग बस आंख बंद करके मान लेंगे। जैसा कि राहत इंदौरी ने किसी ज़माने में कहा था कि ये लोग पाँव से नहीं जहन से अपाइज हैं, उधर चलेंगे जिधर रहनुमा चलाता है। मगर मैं हमेशा इस बात की नफ़ी किया हूँ कि ऐसा नहीं है। अगर हम बेदार रहे और हमने अगर अपनी आवाज़ को बुलंद किया तो ये जो भी हमारे लीडरान हैं उनको आवाम के तहत चलना पड़ेगा, वरना आवाम उनको रद्दी की टोकरी में फेंक देती है।
बहुत जिनका कभी दौर हुआ करता था, लोगों ने देखा कि बाद में उनका जवाल भी आया। सियासत में उरूज और जवाल लगा हुआ है। तो मैं जो होटलों पर, बाकड़ों पर, कारखानों में इधर उधर जो आवाम बातें करती थी, तांबा कांटा में जहाँ पर भी मैं जाता था तो मैं देखता था लोगों की फिक्रमंदी, लोगों के दिली जज्बात पार्लियामेंट इलेक्शन के ताल्लुक से, और हमारे लीडरों के करतूत जो मैंने बयान किया। और आप सब ने देखा कि हर कोई ये सोचता था कि यार ये सब है मगर बोलेगा कौन। तो अल्लाह ने मुझे, आप सब लोगों की दुआओं से अल्लाह ने मुझे हिम्मत दी, मैंने बोला। और जब बोला तो नतीजा आप देख रहे हैं कि बिस्सी उठाने की बात जो चल रही थी बहुत तेज़ी से, तो ये बुराई जो थी वो ऐसी हो गई थी कि वो सीना जोरी वाली हो गई थी कि जो जितनी बड़ी बिस्सी उठा लिया वो उतना बड़ा महान महारत वाला माना जाता था, उतना बड़ा माहिर माना, उस्ताद माना जाता था कि वो तो इतनी बड़ी बिस्सी उठा लिया, तू बेवकूफ़, इतनी कम बिस्सी उठाया। तो मगर वो बिस्सी की बात अब दबे दबे लफ्ज़ों में हो गई, अब खुलेआम नहीं हो रही है। ऐसा भी नहीं है कि बिस्सी नहीं उठी, हम जो नहीं चाहते थे वो हुआ। सबको, हर पार्टी को एक आध पार्टी रह गई होगी, लेकिन हर पार्टी को उम्मीदवार की तरफ से टोकन मिला, किसी को 15 का, किसी को 25 का, किसी को दूसरा टप्पा भी मिल गया, सबको मिल रहा है। मगर अब जो हमने बोला था कि बहुत ज़्यादा शोर शराबा करोगे तो उसका रद्द-ए-अमल देहातों पर आएगा। तो वो शहर जो जलसे जुलूस में एक रिकॉर्ड बनाता था कि रात को 3-3 बजे तक जलसे चलते थे, रोज़ाना जलसे होते थे, एक एक पार्टी एक एक दिन में 2-2 जगह जलसा ले लेती थी। आज इलेक्शन को 4 दिन बचे, यहाँ जलसों का नामो निशान नहीं है। क्योंकि हम ये बोलते थे कि तुम स्टेज लगाओगे, यहाँ से तुम बहुत धुआंधार तकरीर करोगे, उसका रद्द-ए-अमल आउटर में और दूसरे हलकों में नज़र आएगा और तुम्हारा उम्मीदवार हार जाएगा। तो इसलिए अब वो स्टेज भी नहीं लग रहे हैं। तो हम अगर बोल रहे हैं तो कुछ ना कुछ उसका असर हो रहा है, और इसीलिए लोग मुझ पर ये दबाव डाल रहे हैं कि तुम बराबर बोलो, तुम बराबर बात कर रहे हो। तो अब जो कुछ मुझे दिखाई दे रहा है मैं बोलूँगा। मैंने ये बोला कि जो वोट का फीसद बढ़ाने की बात कर रहे हो, हमारा वोट का फीसद बढ़ेगा, जो भी 10-20 हज़ार वोट हमारी हम बढ़ा ले जाएंगे, हो सकता है वही 10-20 हज़ार वोट जो है हमारे लिए आगे जीत के बाइस बन जाए। मगर सिर्फ बोलने से नहीं होगा। मैंने कहा था कि हमको वोटर लिस्ट हाथ में लेना पड़ेगी, गलियों में जाना पड़ेगा। तो जो वोटर लिस्ट 2 दिन पहले चिट्ठी बंटती थी, पोलिंग से, इलेक्शन की वोटिंग से 2 दिन 3 दिन पहले चिट्ठी बंटती थी, सारा गांव को याद मालूम होगा। मगर आज हमारे बोलने के बाद 15 दिन पहले से पूरे शहर के अंदर चिट्ठी का और यादी का माहौल है कि नहीं है। मगर इसमें भी मक्कारी जाती नहीं, लीडरों की मक्कारी जारी है। अभी तक यादी, जो पोलिंग एजेंट बन करके काम करने वाले लोग हैं, जो चिट्ठी बांटने वाले जो वर्कर थे, उन तक यादी दी नहीं जा रही है। अब नया तरीका इख्तियार कर लिए, मंडप लगा के बैठ रहे हैं, वहाँ बैठ के हम यहाँ बैठे, तुम यहाँ के चिट्ठी लेके जाओ। कोई सेंटर खोल दिया कि यहाँ सेंटर है, यहाँ के चिट्ठी लेके जाओ। क्यों? इसके पहले जितने इलेक्शन हुए, वर्करों के जरिए चिट्ठी घरों घर पहुँचाई जाती थी, और जब घर पहुंचा के हम चिट्ठी देते थे, जब वोट देने के लिए आदमी नहीं आता। अभी किसको गरज पड़ेगी तुम्हारे पास वोट की चिट्ठी ढूंढने के लिए? मंडप घूमेंगा, सेंटर घूमेंगा। क्यों नहीं तुम वर्करों के जरिए घरों घर चिट्ठी बंटवा रहे हो? चिट्ठी क्यों नहीं वर्करों के जरिए घरों घर बंटवा रहे हो? मंडप लगाओ, पहले चिट्ठियां घरों तक पहुंचा दो। जिन लोगों तक चिट्ठी नहीं मिली, जिनके नाम यादी में मिल नहीं रहे, उसको ढूंढने के लिए आप सारे लोग अगर एक जगह गर्दी करेंगे, ऐसे तो तुम 2 महीना गुजर जाएंगे, तुम चिट्ठी पूरी नहीं बांट पाओगे। और बीएलओ हजरात से भी मैं कहना चाहता हूं, जितने बीएलओ हैं, याद रखना तुम पगार लेते हो सरकार की, और तुम्हारे ऊपर कानूनी कार्रवाई हो सकती है, फौजदारी गुना दाखिल हो सकता है अगर तुमने अपने काम में कोताही की। तो किसी भी वर्कर को, किसी भी अंडर को 200-300-500 रुपया दे करके तुम जाके घर बैठ जा रहे हो और यादी और चिट्ठी उनके हवाले कर दे रहे हो, ये चलने वाला नहीं है। तुमको खुद एक एक घर जाना पड़ेगा और एक एक घर जाकर के चिट्ठी बांटना है। 4-5 दिन बचे इलेक्शन को, लेकिन इलेक्शन के बाद भी तुम्हारे खिलाफ कार्रवाई हो सकती है अगर शिकायत पहुंची तो, और वो शिकायत पहुंचाने का काम हम ज़रूर करेंगे। तुम सियासी वर्करों की मदद लो, समाजी वर्करों की मदद लो, जो मजहबी लोग हैं उनसे मदद लो कि जो चिट्ठियाँ तुमको नहीं पहचान में आ रहे उनसे गली मोहल्ले वालों से पूछो, लेकिन उसके तुम उनके हवाले करके घर जाके बैठोगे, ये चलने वाला नहीं है। चिट्ठियाँ घरों घर पहुँचना चाहिए। और 100% दावा कर रहे हैं
बस करो यार, मैं तो एकदम आजिज आ गया हूँ लीडरों से। 100%, 50% वोटिंग करके बता देना, क्योंकि मैं जानता हूं आज तुमको वोटर लिस्ट के लिए मैंने जगाया तो सारा गांव आज वोटर लिस्ट की बात कर रहा है। कहां थे जब वोटर लिस्ट बन रही थी? सो रहे थे। हर 6 महीने पे बीएलओ को काम दिया जाता है कि वो जावे वार्ड के अंदर और वोटर लिस्ट को अपडेट करे। कब बीएलओ आता है, कब जाता है, तुमने कभी उसकी खबरगिरी की? क्या उल्टा सीधा वोटर लिस्ट के अंदर हो रहा है? आज मैं बोल रहा हूं, पूरी ताकत लगा देना। मेरा तजुर्बा है 40 साल का कि इलेक्शन होता है तो जब चिट्ठियां बांटने के लिए पूरे कलबे अदारे सब बैठते हैं, टीम बैठती है 20-20 लड़कों की, और पूरी यादी छानते हैं, ये तेरे को पहचान का है क्या, वो उसको पहचानता है क्या। उसके बावजूद हर टीम के पास एक यादी में अगर 800-900 वोट है तो 100-150 चिट्ठी ऐसी रहती है कि जो बची रह जाती है हर टीम के पास। अगर आज 343 पेटी सिर्फ मालेगांव शहर की है, दयाना, रमजानपुरा, मालदा, दरेगांव ये सब मिला लो तो कम से कम 450 पेटियाँ हैं। हर पेटी की अगर 100 चिट्ठी भी अगर बची रहेगी तो 45,000 तो तुम चिट्ठी बांट नहीं पाओगे। वोटर लिस्ट में नाम नहीं आ पाता। 25,000 से ज़्यादा लोग इस शहर में ऐसे हैं कि जिनकी वोट की उम्र हो गई है, वोटर लिस्ट में नाम बढ़वाने के लिए जाते हैं, नाम आता नहीं है, कौन नुमाइंदगी करेगा उनकी। जब काम हो रहा था तो सब सो रहे थे, जब हमने याद दिलाया तो अब जा रहे प्रांत ऑफिसर के पास, मेमोरेंडम दे के फोटो खिंचा रहे कि हम यादी के बारे में गए प्रांत ऑफिसर के पास। अभी इलेक्शन चालू हो गया, अब क्या हो सकता है? अभी उसमें एक नुक्ता बदली नहीं हो सकता। तो जो काम है यादी का ईमानदारी से करो और यादी लोगों तक पहुंचने दो। यादी नहीं दे रहे, जेरॉक्स करके देने में तुम्हारा क्या जा रहा है? ठीक है ना, यादी के पीछे 3,000 रुपये जो चाय पानी का खर्चा देने गए उस डर से अगर तुम नहीं दे रहे होंगे तो रख लो पैसा। 3,000 रुपये जो चाय पानी का तुम यादी पैसे देने की बात है मत दो, मगर यादी तो दे दो ताकि सोशल वर्कर एक दूसरे की मदद से सबको बता सके कि तेरा नाम इस यादी, इस नंबर की यादी में आया है। वक्त के साथ यादी के नंबर बदलते रहते, कौन से नंबर की यादी में नाम आया है वो सोशल वर्कर एक दूसरे से तबादला करेंगे। तेरी गली की वोट यहाँ गई है तो उसकी गली की वोट वहाँ चली गई है, तो वो एक दूसरे को समझे। तो यादी जेरॉक्स कर करके भी नहीं दे रहे हो आप लोग, इस डर से कि एक यादी के पीछे जो चाय पानी का खर्चा देना है वो देना ना पड़े। मत दो भैया, अभी तुमको जो करना है करो। इस इलेक्शन में अगर वोट का पर्चा, अब दूसरा क्या हो रहा है, अलग अलग स्टेज लगा रहे हैं, अलग अलग स्टेज लगा करके इस पार्लियामेंट के इलेक्शन की अहमियत नहीं बता रहे। वही सियासी दुश्मनी मालेगांव के लीडरों के खिलाफ, एक दूसरे के खिलाफ। ये क्यों कर रहे हैं मालूम है? ये इसलिए कर रहे हैं, आज एक दूसरे के खिलाफ बोल रहे हैं और काम नहीं कर रहे, जंगर चुट्टा बना कर रहे हैं। हमारे पूरे मुल्क के लीडरान का यही हाल है। हम लोग काम नहीं करते, मेहनत नहीं करते, और अगर इलेक्शन हार गए तो बोले वो ईवीएम में गड़बड़ी कर दिए, वोटिंग मशीन में गड़बड़ी कर दिए। अरे भैया, तुम जो तुम्हारे काम को सीधे करो, बाद में हर चीज़ पर इल्ज़ाम लगाना। दुनिया असबाब की दुनिया है, तो तुम असबाब तो पहले पैदा करो। अभी तुम्हारे वोटर पोलिंग बूथ तक जाएंगे कैसे, वोट करेंगे कैसे? तो ये तुम कर नहीं रहे और एक दूसरे के ऊपर आज इल्ज़ाम लगा रहे। कल जब इलेक्शन खत्म हो जाएगा, वोटिंग का परसेंटेज कम होगा तो एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगाएंगे, फलाने ने ऐसा किया इसलिए वोटिंग परसेंटेज कम हुई, उसने मेहनत नहीं किया। एक दूसरे पर इल्ज़ाम लगा के सब अपना दामन बचाओगे, सब पारसा बनने की कोशिश करोगे। ये चलने वाला नहीं है। मैंने कहा है कि जिस तरीके से शहर की आवाम मुझे हौसला दे रही है, अल्लाह ताला जिस तरीके से मुझे हिम्मत दे रहा है, तो हम इलेक्शन के बाद भी एक एक चीज़ का हिसाब लेंगे। आज ये इलेक्शन इस मुल्क की सिमत तय करने वाला है। आज ये इलेक्शन हमारी शनाख्त का है, इसलिए पूरे मुल्क के लोग बेचैन है। करोगे ऐसे वक्त में तुम अगर गलत काम करना बंद नहीं करोगे तो तुमको असेंबली के इलेक्शन में भी हम माफ़ नहीं करने वाले। तुम बोलते हो जो लोग आज़ाद उम्मीदवार खड़े हैं तो वो बोल रहे हैं कि हमको उम्मीदवार चाहिए था सेकुलर नुमाइंदा, मुस्लिम नुमाइंदा, हमको हमारे यहाँ बहुत अच्छा चांस था मुस्लिम नुमाइंदे। मगर तुम्हारे आज आयन इलेक्शन के टाइम तुम अचानक आग मुंडी निकाल के आ रहे, बोले मैं लड़ूंगा। ऐसे कैसे? क्या तुमने पहले से कोई तैयारी की थी? तुम तैयारी करना चाहिए था। तुम्हारे 6 मतदार संघ में तुम्हारी पार्टी के कौन से लोग हैं, क्या हैं, उन तक जाना चाहिए था, उनकी राय हमवार करना चाहिए थी। 6 असेंबली हल्के के लोग, तुम्हारी पार्टी के लोग तुम्हारे साथ खड़े रहना चाहिए था कि हाँ इस आदमी को टिकट दो। अगर बाकिया 5 असेंबली हल्कों में तुम्हारा माहौल दिखता तो ये शहर आप ही आप तुम्हारे साथ खड़ा हो जाता। तुम बोल रहे नहीं शहर के लोगों ने मेरा साथ नहीं दिया, नहीं तो मैं तो लड़ता। अरे भैया, पहले तुमने पोजीशन बनाना चाहिए था। शोभाताई बच्चा हमारी लगती भी लगती है,
हमारे घर की है, मगर उसका माहौल दिख रहा है कि वो सब तरफ लड़ती हुई नजर आ रही है। तुम अगर ऐसे लड़ते हुए नजर आए होते तो शहर तुम्हारे साथ खड़ा रहता। तुमने ऐसी कोई तैयारी दिखाई नहीं, इसलिए ये सब मक्कारी का काम बंद होना चाहिए। ईमानदारी से मेहनत करो। आज के हालात दिखा रहे हैं, अगर यही सब करते रह गए छछन, चिट्ठी घरों घर जा करके नहीं पहुंचाए, यहाँ बैठे जिसकी गरज होगी लेने के लिए आए, एनआरसी का डर है, सीए लगने का डर है, तो मुसलमान जग मराएंगा, मजबूर आएंगा हमारे पास और चिट्ठी लेके जाएंगा, खुद ही ढूंढेगा। तो अगर मजबूर बेचारा मजदूर भी है, तुम ये क्यों नहीं सोचते कि मजबूर जो है ना वो मजदूर भी है, और वो मजदूर अपनी ड्यूटी करेगा कि तुम्हारे पीछे घूमते फिरेंगा कि अब ये यादी में मेरा नाम है, कि वो मेरी यादी में मेरा नाम है। तो तुम्हारे वर्कर जैसे तुम्हारे इलेक्शन में तुम करते हो कि वर्करों के जरिए घरों घर चिट्ठी पहुंचाते हो, वैसे चिट्ठी पहुंचना चाहिए। और इलेक्शन और जो ये सोच के एक दूसरे के खिलाफ खूब इल्ज़ाम लगाओ, मुझसे क्या लेना देना, लेकिन उसके बाद तुम जो काम नहीं करोगे, वोटिंग का फीसद कम हुआ, खुदा ना खास्ता कोई गलत उल्टा सीधा नतीजा आया, तो एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा कि खुद पारसा बनने की कोशिश मत करना। कौन कितना काम कर रहा है, कैमरे की आँख सब देख रही है। बहुत दावेदारी 50-100% वोट गिरा लेंगे, 50% गिरा लो भैया, उतनी तो हो जाने दो। बड़े बड़े जलसे की दावे कर रहे हैं। मैं देखता हूँ, मैं बोला ना कि सियासत में सब हो गया, उम्र गुजर रही है, अभी तक के इतना बड़ा तारीख 7 जलसा लेंगे, 10,000 का आदमी जमा नहीं कर पा रहे जलसे में। लाखों की भीड़ इकट्ठा होना चाहिए, मगर तुम्हारे ऊपर लोगों का एतमाद नहीं, जो आज तुम्हारे जलसे जुलूस में लोग आ नहीं रहे। तो कुछ अपना मुहासबा भी करो। इलेक्शन आएगा, तुमको वोट मिल जाएंगे, तुम सोचेंगे हम ही तो चुन के आने वाले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि लोग मजबूर, अब उस टाइम रहेगा कोई नहीं रहेगा, ऑप्शन तो दे देंगे। जैसे आज मैं बोला ना कि कोई साथ सोबत है बच्चा, हमारी कोई रिश्तेदार नहीं, कोई लगती नहीं, अभी तक मेरी सोबत है बच्चा से कोई मुलाकात नहीं, कोई फ़ोन पे बात नहीं, मगर अब मेरे पास ऑप्शन नहीं है, तो इसलिए हम उसकी बात कर रहे हैं। तो अगर तुमको भी अगर कभी वोट अवाम दे देती है तो उनके पास ऑप्शन नहीं रहता, लेकिन अगर आगे चल के कोई ऑप्शन पैदा हो गया तो तुम्हारा क्या होगा। तो शहर के मेरे लीडरों, तुम लीडरी करो, मुझे लीडरी नहीं करना है, लीडरी तुमको मुबारक। मैं भी बहुत पारसा वरसा नहीं है, बोल रहे हैं कि यार वो क्या, तो भाई मैं कब दावा किया पारसाई का, मैं कब बोला कि मैं बहुत एकदम हक हलाल वाला हूँ, बहुत पारसा हूँ, मैंने ऐसा कब बोला। लेकिन मेरे अंदर मत ढूंढो, क्योंकि मैं लीडरी का दावेदार भी नहीं हूँ ना। जिसको इमामत के मुसल्ले पे खड़े होना है कि उसकी काबिलियत देखी जाएंगी, जिसको वोट चाहिए, जिसको लीडर बनना है, उसकी काबिलियत देखी जाएंगी, उसकी अच्छाई और बुराई देखी जाएंगी। मैं बोल रहा हूँ मुझे लीडर नहीं करना है, लेकिन तुम इस शहर की आवाम को जो धोखा दे रहे हो, इस शहर की आवाम को जो बेवकूफ़ समझ रहे हो, इस शहर की आवाम को जो तुमने मुसीबत में डाल के रखा है, पूरे शहर को खंडर बना के रखा है, सत्यानाश करके रखा है। अभी तुम्हारा इलेक्शन है नहीं, इसलिए तुमसे हिसाब किताब नहीं मांग रहे। तुम्हारे इलेक्शन आएंगे ना तो तुम्हारे कामकाज का भी हिसाब लेंगे। तो बराए मेहरबानी इस इलेक्शन के अंदर जो आवाम की, पूरे मुल्क की आवाम की जो जज्बात है कि ये जो मोदी सरकार देश को बेचने निकाली है, मुल्क के हर चीज़ को बेच रही है, तो इस मोदी सरकार से, मोदी के लोगों से देश को बचाना है, ये पूरे मुल्क की आवाज़ है। तो इस आवाज़ के साथ रहो, इस आवाज़ के साथ बगावत मत करो, यही मेरा पैगाम है।